अब अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी स्पेंड ऑन मटेरियल एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज इन कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। तो क्या बोल रहा है ये, मटेरियल एंड सर्विसेज यूज बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में यूज होने वाले मटेरियल और सर्विसेज के ऊपर अगर पैसा खर्च करा जाए तो उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें मटेरियल और सर्विस का मतलब समझना है, कौन से मटेरियल और कौन से सर्विस की बात हो रही है। तो मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हम बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में यूज होने वाले गुड्स के बारे में, उन गुड्स के बारे में जिससे बिजनेस डील करता है। अगर बिजनेस गुड्स को परचेज करने के लिए पैसा खर्च करता है तो उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। एग्जांपल में देखो, आप पहले पॉइंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि मटेरियल का मतलब क्या, मटेरियल का मतलब हो गया फिनिश गुड या फिर रॉ मटेरियल। अगर आपका बिजनेस फिनिश गुड को परचेज करके रीसेल करने का है तो फिर उस केस में आपके लिए मटेरियल का मतलब फिनिश गुड है। एग्जांपल इसके मैं बताऊं तो अगर आपकी गारमेंट्स की दुकान है तो आप बने बनाए कपड़े खरीदते हो, आप होलसेल से बने बनाए कपड़े खरीद के लेके आते हो दुकान में और उन कपड़ों को कस्टमर को सेल कर देते हो। तो उस केस में आपके लिए मटेरियल का मतलब क्या है, वही बने हुए रेडीमेड गारमेंट्स। वहीं अगर मान लो कोई फर्नीचर की दुकान है, वो फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर को खुद बनाता है, तो उस केस में उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल है लकड़ियां। वुडन को लेकर आएगा, उसके बाद उसकी कटिंग करेगा, फेविकॉल से चिपकाएगा, नेट बोर्ड लगाएगा, उसके ऊपर पेंट करेगा और फाइनली फर्नीचर तैयार करेगा। तो उस केस में उस फर्नीचर वाले के लिए रॉ मटेरियल क्या है, उसकी लकड़ियां। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आप चाहे फिनिश गुड्स रखो अपनी दुकान में, रेडीमेड गारमेंट्स रखो, चाहे मटेरियल रखो यानी लकड़ियां रखो जिसको आप फर्नीचर में कन्वर्ट करोगे, बात यहाँ पर सिंपली ये हो रही है कि आपका जो गुड्स है वो इंटेंडेड फॉर रीसेल है। यानी जिन सामान के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, जिन गुड्स के ऊपर, जिन मटेरियल के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो मटेरियल आपको आगे फर्दर रीसेल करना है। उसी तरीके से मैंने आपको सर्विस का भी एग्जांपल दिया था। आज की डेट में अगर आपकी फिजिकल कहीं पे शॉप है तो साथ के साथ आपको ऑनलाइन में भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार करनी पड़ती है, पेमेंट गेटवे भी लगाना पड़ता है, तो उसके लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट का खर्चा होता है। तो उस टेक्निकल खर्चे और सर्विस के लिए भी आप पैसा पे करोगे, तो उसके लिए जो पैसा खर्च होगा वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि चाहे खर्चा मटेरियल का हो चाहे सर्विस का हो, दोनों ही आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के खर्चे हैं। वो खर्चे हैं जो आप डे टू डे बेसिस पर रोज करोगे। अगर हम इसके और एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल देख लो, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की कॉस्ट, जहां पर आप बिजनेस करोगे उस शॉप का या उस हॉल का आप किराया भी पे करोगे, लाइट का खर्चा होगा, प्रॉपर्टी के रिपेयर का खर्चा होगा। तो ये सब आपका रूटीन खर्चे हैं। अगर आप एक महीने का रेंट देते हो तो फिर आपको अगले महीने भी रेंट देना ही पड़ता है। रेंट कोई आपके लिए एसेट तो है नहीं, ये बार बार के खर्चे हैं। जितने महीने आप बिजनेस करोगे उतने महीने का आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ये सब भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और देख लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसके अंदर आ गया आपका वेजेस, सैलरी, टेलीफोन, पोस्टेज, स्टेशनरी। तो ये सब भी डेली रूटीन के खर्चे हैं। एम्प्लॉइज काम करेंगे तो उनको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने वेजेस देने पड़ेगा, हर महीने टेलीफोन का खर्चा आएगा। तो ये सब रूटीन नेचर के खर्चे हैं, हर बार आएंगे, हर महीने आएंगे, बार बार आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द गुड्स, गुड्स की सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, गुड्स बेचने हैं तो एजेंट रखना पड़ेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसी तरीके से फाइनेंशियल कॉस्ट, इसके अंदर आ जाता है हमारा कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो लेट सपोज कोई कस्टमर आपसे उधार में गुड्स लेकर गया, 3 महीने के उधार में लेके गया। कस्टमर ने बोला कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो आपने बोला ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि 1 महीने बाद आपको पैसों की जरूरत आ पड़ी, तो आपको जल्दी पैसा चाहिए। लेकिन उस कस्टमर ने तो 3 महीने का टाइम बोला है, आप उसके ऊपर दबाव डाल भी नहीं सकते क्योंकि आपने खुद 3 महीने का टाइम दिया था। तो आप क्या करते हो, कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेने के लिए कस्टमर को एक लालच देते हो, कस्टमर को बोलते हो कि तुम्हारी पेमेंट की ड्यू डेट 3 महीने बाद है, लेकिन अगर तुम जल्दी पेमेंट कर देते हो, अभी 1 महीने बाद ही पेमेंट कर देते हो, तो मैं तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। जितना भी तुम्हारा पैसा ड्यू है उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट मैं तुम्हें दे दूंगा जल्दी पेमेंट करने की वजह से। तो यहाँ पर आपने कस्टमर को 5% डिस्काउंट का लालच दिया ताकि आपके हाथ में जल्दी पेमेंट आ जाए, जल्दी कैश आ जाए। तो ड्यू डेट से जल्दी पेमेंट लेने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो समझ में आ गया कैश डिस्काउंट क्या होता है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर आपने कोई लोन लिया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, आपके बिजनेस के अंदर पैसों की दिक्कत हो रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, तो उस केस में बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उस केस में उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट जाएगा वो इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक इंटरेस्ट हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी पढ़ा था, वो कौन सा इंटरेस्ट था कि अगर आप फिक्स एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन लेते हो तो उस केस में वो जो इंटरेस्ट होगा वो आपके फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन कहां तक, मैंने आपको एक कट ऑफ डेट बताई थी, पुट टू यूज की डेट तक।
जब तक आपका एसेट रेडी टू यूज या पुट टू यूज में नहीं आ जाता तब तक का इंटरेस्ट आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। लेकिन उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा, एक बार आपका एसेट पुट टू यूज में आ गया उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो इंटरेस्ट आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी और अपकीप ऑफ फिक्स एसेट बाय मींस ऑफ रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट, रिन्यूएबल एंड इंश्योरेंस। तो क्या बोला है यहाँ पर कि आप अपने फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करते हो, चाहे फिर वो रिपेयर का खर्चा हो, रिप्लेसमेंट का खर्चा हो, रिन्यूएबल का खर्चा हो, चाहे इंश्योरेंस का खर्चा हो, रूटीन नेचर के जो रिपेयर के खर्चे हैं, रिप्लेसमेंट के खर्चे हैं, वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। एक बार आपने अपने फिक्स एसेट खरीद लिया, उसके बाद आप उसको यूज कर रहे हो, मान लो मशीन के अंदर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसके लिए आप उसको रिपेयर कराओगे, तो वो रिपेयर का खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि वहां पर आप बिजनेस को चलाने के लिए अगर मशीन खराब हो गई तो आप उसको ठीक कराओगे ही कराओगे, वरना आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो जो खर्चा आप अपने काम को बनाए रखने के लिए कर रहे हो, फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, वो खर्चा तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। जबकि अगर आप फिक्स एसेट के अंदर कोई मेजर खर्चा करते हो, कोई मेजर रिप्लेसमेंट करते हो, जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, तो उस केस में वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। इसका एग्जांपल दूं, अगर मान लो आपके पास बिजनेस के अंदर फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है और वो खराब हो जाता है, नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। लेकिन अगर फ्रिज रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई मेजर इशू आ जाता है, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ही खराब हो जाता है, फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर होता है वो फ्रिज का बहुत इसेंशियल पार्ट होता है, अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर ही खराब हो जाए तो फ्रिज की कूलिंग खत्म हो जाती है। तो फ्रिज के अंदर अगर कूलिंग ही नहीं होगी तो फ्रिज किस काम का? तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर चेंज करने का मतलब है रेफ्रिजरेटर के अंदर एक मेजर पार्ट को चेंज करना, और इस मेजर पार्ट को चेंज करने से रेफ्रिजरेटर के अंदर की कूलिंग भी बढ़ जाएगी और रेफ्रिजरेटर की यूजफुल लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इस केस में जो कंप्रेसर चेंज करने का खर्चा होगा, नए कंप्रेसर लगाने का खर्चा होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? इसके और एग्जांपल सुन लो। अगर मान लो आपने कोई नई बिल्डिंग खरीदी है, उस बिल्डिंग में सही से व्हाइट वॉश नहीं हो रखा, तो आपने अगर उसमें फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करवाया तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि बिना व्हाइट वॉश के बिल्डिंग रेडी टू यूज थी ही नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश जो आप कराओगे उस खर्चे को आप बिल्डिंग की कॉस्ट में डालोगे। आपने जिस कॉस्ट में बिल्डिंग खरीदी होगी उस कॉस्ट में आप व्हाइट वॉश का खर्चा भी जोड़ दोगे। जबकि अगर कुछ सालों तक आपने बिल्डिंग इस्तेमाल करी, उसके बाद आप दोबारा से उस बिल्डिंग के अंदर व्हाइट वॉश कराते हो, तो फिर उस केस में वो नॉर्मल मेंटेनेंस की बात हो गई, नॉर्मल रिपेयर की बात हो गई, तो वहां पर वो सेकंड टाइम व्हाइट वॉश का खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यही बात यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। सबसे आखिरी वाला नोट देखो, if the cost of the replacement of a part of fixed asset does not increase the efficiency and the useful life of the fixed asset, the cost should be treated as revenue expenditure। तो अगर आप कोई खर्चा करते हो, कोई रिप्लेसमेंट करते हो फिक्स एसेट के अंदर, और उस रिप्लेसमेंट से ना ही फिक्स एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ना ही उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ रही है, तो उस केस में वो खर्चा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। जबकि अगर हम इसी बात को अपोजिट तरीके से बोले कि अगर आप फिक्स एसेट के अंदर कोई खर्चा करते हो, कोई रिप्लेसमेंट करते हो, जिससे आपके फिक्स एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए या फिर जो है यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, तो उस केस में वो खर्चा, वो रिप्लेसमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आप इस बात को दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो समझ में आ गई आपको बात? अब दो नोट और लिखे हुए, उसको भी देख लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। तो हमारा जो पीएनएल अकाउंट होता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कई जगह पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम स्टेटमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो क्या बोल रहा है ये कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो खर्चे होते हैं उसको हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं डेबिट और राइट साइड वाले को बोलते हैं हम क्रेडिट। तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड में हम सारे खर्चों को लिखते हैं, जबकि राइट साइड में हम सारी इनकम्स को लिखते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हमारे खर्चे जो कि हमारे पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। अब खर्चे हैं तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे सारे खर्चे आते हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात? दूसरा नोट देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड और एट मोस्ट फॉर 1 ईयर ओनली। तो सही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो खर्चा होता है वो खर्चा आपको सिर्फ करंट ईयर के अंदर ही बेनिफिट देगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का बेनिफिट देगा। जितना भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा करते हैं वो खर्चा हमें बार बार करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। तो हर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे का बेनिफिट हमें सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है, या फिर मैक्सिमम 1 साल तक मिलता है, और ज्यादातर केस में तो उससे भी कम मिलता है। सैलरी आप पे करोगे तो हर महीने पे करोगे। अगर आप रेंट साल में 1 बार पे करते हो तो आपको अगले साल दोबारा पे करना पड़ेगा।
तो रेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपको सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड का ही बेनिफिट देगा। अगले साल अगर आपको दोबारा उस चीज का इस्तेमाल करना है तो आपको दोबारा उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। जबकि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो है ऐसा खर्चा होता है जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एक बार आप खर्चा कर दो उसके बाद 4-5 साल तक दोबारा उस सामान को खरीदने की जरूरत नहीं होती। जबकि यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हर साल हर महीने बार बार खर्चा करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा, उसके बाद अगर हमें दोबारा बेनिफिट चाहिए तो हमें दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो वापस चलते हैं अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पे। तो क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड ऑन मटेरियल एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज इन कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये समझ में आ गया आपको? एंड अभी यहाँ पर डेफिनेशन कुछ और भी बात कह रही है, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट एंड टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म्स। यानी अगर आप फिक्स एसेट के ऊपर कोई खर्चा करते हो और वो खर्चा आप सिर्फ फिक्स एसेट की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो या फिर अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो तो उस केस में वो खर्चा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया नॉट टू इंक्रीज, यानी यहाँ पर ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और ना ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। हमने सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल देखा था, वहां पर नए एग्जिट गेट के ऊपर जो खर्चा करा गया था वो सिर्फ सिनेमा हॉल की मेंटेनेंस का खर्चा था। 2 एग्जिट गेट की वजह से आने जाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो 2 एग्जिट गेट बहुत छोटे थे। तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, सिनेमा हॉल को मेंटेन रखने के लिए, सिनेमा हॉल को चलाए रखने के लिए तीसरा गेट बनाया। तो वो जो तीसरे एग्जिट गेट के ऊपर खर्चा करा गया वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि वहां पर बात मेंटेनेंस की थी, अर्निंग को मेंटेन करने की थी, ना कि इंक्रीज करने की। जबकि जो सिनेमा हॉल के अंदर सीट इंक्रीज करी गई थी उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही थी, तो उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। तो समझ में आ रही है आपको बात कि हम किस चीज को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और किस चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें लगता है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन एक्चुअल में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये कुछ इस तरीके के खर्चे हैं कि अगर आप इनको ध्यान से ना देखो, बिना देखे बोल दो तो आप कह दोगे कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब आप इनको ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है।